हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन जोन में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म के बारे में। आज हम प्रिज्म के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा आज का क्लास अच्छा लगे तथा सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं, कि प्रिज्म कहते किसे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी कि दो समतल पृष्ठ क्या होना चाहिए, किसी एंगल पे क्या होना चाहिए, झुका होना चाहिए। कोई भी दो समतल पर अगर कोई भी दो समतल पृष्ठ अगर किसी एंगल पर झुका हो तो उसके पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शक माध्यम क्या कहते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। इसका क्लास आपको पहले क्लास में दे दिया गया है। अगर आपने पहले क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर आप पहले क्लास को देख सकते हैं। तो ये तो था प्रिज्म का डिफिनेशन। अब जानते हैं प्रिज्म में क्या क्या होते हैं। तो प्रिज्म में हमारे कुल कितने फलक होते हैं, 5 फलक होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रिज्म है। तो इसमें क्या बोला है, 5 फलक होते हैं। ये एक हो गया हमारा त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक हमारा आयत हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया हमारा एक फलक, ये दूसरा फलक है, ये आप आयत हो गया हमारा, देख सकते हैं ये आयत तीसरा फलक, और ये आयत चौथा फलक, और जो ये हमारा पूर्ण रूप से है ये हो गया हमारा प्रिज्म का 5वां फलक। तो आपने देख लिया प्रिज्म के कितने फलक होते हैं। प्रिज्म के हमारे 5 फलक होते हैं। कौन कौन से फलक होते हैं वो आपने देख लिया। जिसमें 2 त्रिकोणमितीय छोर होते हैं, यानी कि 2 त्रिभुज होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, तथा 3 आयताकार पक्ष होते हैं। 3 इसके क्या होते हैं, आयत होते हैं। चलिए देख लेते हैं वो आयत कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक आयत हो गया, और इसी के साथ अगर इधर देखिए तो ये भी हमारा दूसरा आयत हो गया। और इस रेखा को देखिए आप, बी डैश सी और बी सी को, ये हो गया हमारा तीसरा आयत। तो प्रिज्म में क्या होते हैं, 5 फलक होते हैं, और जिसमें 2 त्रिभुज होते हैं और 3 आयत होते हैं। 2 समतल पृष्ठ, ये एक समतल पृष्ठ हो गया, ये एक दूसरा समतल पृष्ठ हो गया। अगर किसी एंगल पर झुक जाए तो इसके पारदर्शी माध्यम को, यानी कि ये जो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, यहाँ से प्रकाश की किरणें हमारी क्या करती है, इसे पार कर जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का वास्तविक आकार क्या होता है, ऐसा होता है, परंतु इसका जो ये भाग होता है, ये इसका एक त्रिभुज को कहीं कि आपको प्रिज्म में ऐसे भी बनाकर दिखाया जाता है। कहीं आपको एक एंगल बना देगा, बोलेगा ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म का एक त्रिकोणमितीय छोर को लिया जाता है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 2 समतल पृष्ठ है, किसी एंगल पर झुके हुए हैं, जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। आगे की क्लास में इसी क्लास में हम आगे आपको बताएंगे कि इसमें प्रकाश की किरणें कैसे पार करती हैं। अभी तो हमने प्रिज्म का डिफिनेशन जान लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के पार्ट को। तो प्रिज्म का पहला पार्ट हो गया प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। तो चलिए अब हम इसका भी डिफिनेशन जानते हैं और इसे भी जानते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, प्रकाश का आवागमन, यानी कि जहाँ से प्रकाश आती है या जाती है, प्रिज्म के 2 फलकों से होता है। कितने फलकों से, 2 फलकों से होता है। उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अगर आप फलक देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि चित्र में ए बी बी डैश ए तथा ए सी सी डैश ए प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ है। चलिए अब हम इन फलक को देखते हैं, कहाँ पर हमारे प्रिज्म के 2 फलक हैं। डिफिनेशन में क्या था, जहाँ से प्रकाश की किरणें आवागमन कर पाए उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म का फलक कहते हैं। चित्र में ए बी बी डैश ए एक फलक हो गया, और ए सी सी डैश ए ये हमारा दूसरा फलक हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारे 2 समतल पृष्ठ है जो कि किसी एंगल पर झुकी हुई है। इसे हम प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, प्रिज्म का अपवर्तन कोण यहाँ पर अपवर्तन होगा, अपवर्तनांक नहीं होगा। प्रिज्म का अपवर्तक कोण किसे कहते हैं। तो प्रिज्म का जाने तो अपवर्तक कोण हम किसे कहते हैं, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ
प्रिज्म का जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ होता है जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे हम प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। चित्र में अगर आप देखना चाहें तो क्या बोला है, ए डैश प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहाँ है। क्या था डिफिनेशन इसका, प्रिज्म के जो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जिस सरल रेखा पर मिलते हैं। हमने क्या जाना, ए बी डैश ए एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ए सी डैश ए दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हो गया, जिन सरल रेखा पर मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे इस सरल रेखा पर मिल रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। ए डैश ए सी ए डैश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। तो प्रिज्म के दो अपवर्तक फलकों के बीच बने कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। चित्र में कोण ए प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। क्या बोल रहा है डिफिनेशन, दोनों अपवर्तक फलकों के बीच, यानी कि जहाँ पर दोनों अपवर्तक फलकें किसी कोण पर झुकी रहती है, हमने इतना तो जान लिया। इसमें क्या होती है, दो अपवर्तक फलकें एक कोण पर झुकी रहती है, तो जिस कोण पर झुकी होती है उसी कोण को क्या कहते हैं, हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। चलिए अब इसको चित्र में भी देख लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। क्या था डिफिनेशन में हमारा, प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ, आप देख सकते हैं कि एक ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया और ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया। क्या बोल रहा है, जिन कोण पर मिलते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा इस एंगल पर आकर मिल रहा है। दोनों अपवर्तक पृष्ठ लेना है, आधा लेते तो सिर्फ इस भाग को लेते या सिर्फ इस भाग को लेते, तो ये पूरा हमारा ए है। अगर हम आधे की बात करते, एक अपवर्तक पृष्ठ की बात करते, तो क्या हो जाता है, ए डैश बाई 2 हो जाता। इधर भी हमारा ए डैश बाई 2 हो जाता, परंतु ये क्या बोल रहे हैं, दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच। तो दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही एंगल है जिसका नाम है ए डैश यहाँ पर डिनोट किया गया। अगर आपको कहेंगे ए भी दे सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। आपको ऐसा फिगर न देकर कहीं आपको ऐसा ही फिगर देता है, त्रिभुज बना देता है और इस एंगल को बोलता है प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। यहाँ पर भी वही सिस्टम होगा, ये हमारे दो फलके हैं, ये बी डैश है, ये हमारी फलके हैं, इसको आप नीचे बढ़ाइएगा, ऐसे आप इसे त्रिभुज हैं, यहाँ क्या नाम है, बी सी ए, ये भी हमारा प्रिज्म है क्योंकि ये हमारा ये जो बी डैश ए है ना, यही हमारा ए बी है। इसको आप आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, ऐसे ये भी हमारा प्रिज्म ही बन गया। तो इसका ऊपर का भाग या एक नीचे का कोई सा भी एक भाग को यह ले लेता है। तो इसको कहेंगे आपको यह फिगर ना देकर ये फिगर दिया रहेगा, ऐसे एक त्रिभुज बना देगा और यहाँ के कोण को डिनोट कर देगा, तो वो भी हमारा सही होता है। इस कोण को ही क्या कहते हैं, हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। आप देख सकते हैं ये अपवर्तक पृष्ठ एक एंगल पर झुकी हुई है और ये एंगल यही है, इसलिए इसके हम प्रिज्म का एंगल कहते हैं। अब बात करते हैं प्रिज्म का आधार किसे कहते हैं। तो अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं, यानी कि जो अपवर्तक कोण के सामने का पृष्ठ होता है उसे हम प्रिज्म का आधार कहते हैं। अगर हम बात करें चित्र की, तो चित्र में याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि चित्र में आपको यही नाम देगा, आपका इसका बी सी डैश बी डैश दिया है, आप इसको ए बी कुछ भी आप जैसा आप फिगर में नामकरण करें। हम तो यहाँ पर अगर जब भी प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो हम ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं और सी लिख रहे हैं। अगर आप प्रिज्म बनाएं, अगर आपने ये प्रिज्म बना लिया, पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ए बी सी ही लेना है। तो आप जैसे फिगर बनाएं वैसे ही नामकरण के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। हमने ए बी सी लिया, अब देखते हैं कि प्रिज्म का आधार क्या बोल रहा है, बी सी डैश और बी डैश, जो कि अपवर्तक कोण के सामने का पृष्ठ होता है, वो हमारा प्रिज्म का आधार होता है। तो चलिए अब फिगर में भी देख लेते हैं कि हमारा प्रिज्म का आधार कहाँ पर है। डिफिनेशन में हमारा क्या बोला है, अपवर्तक पृष्ठ के सामने, ये क्या हमारा अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण के सामने ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अंदर की ओर होता है। ये आपको इस लाइन पे दिख रहा है, परंतु ये इस लाइन पर नहीं होता है, ये हमारा अंदर की ओर होता है। और ये होता है इसके सामने वाला भाग, बी सी डैश और बी डैश, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये प्रिज्म हमारा रखा हुआ होता है, ये हमारा अंदर का भाग होता है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट करके दिखाया गया है, इसलिए आपको ये बाहर की ओर दिख रहा है, परंतु यह ऊपर का भाग होता है, ये नीचे का इसका आधार होता है, जिसे हम प्रिज्म का आधार कहते हैं।
अब हम जान लेते हैं कि प्रिज्म का मुख्य काट किसे कहते हैं। तो अपवर्तक कोर के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट एबीसी को प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। डिफिनेशन में क्या बोला है, अपवर्तक कोर के लंबवत, ये इसके परपेंडिकुलर होता है कि काट ए बी सी को, ये ए बी सी होता है जो कि अपवर्तक कोर के लंबवत होता है, इसे हम प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। कहीं कि आपको यह पूरा फिगर न डिनोट कर सिर्फ इसके इस भाग को दिखाया जाता है, प्रिज्म के मुख्य भाग को ही दिखाया जाता है। तो इस भाग को क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। अगर वास्तविक रूप से हमें प्रिज्म की बात करें तो ये हमारा प्रिज्म का राइट फिगर होता है। ये जो क्या होता है, ये सिर्फ उसका मुख्य भाग होता है। तो आई होप आपको प्रिज्म के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने प्रिज्म को अच्छे से पढ़ा, मैंने आपको प्रिज्म से रिलेटिव सभी पार्ट का डिफिनेशन भी दिया। आई होप मेरे द्वारा बताया हुआ प्रिज्म के बारे में आपको डिफिनेशन सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में आप याद रखिएगा इसको ऑलवेज। प्रायः कांच के एक ऐसे प्रिज्म का व्यवहार होता है जिसका मुख्य काट समबाहु त्रिभुज होता है, इसलिए प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है। अगर आपको बोल दे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि प्रिज्म का मुख्य काट समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण बताइए, तो उसका अपवर्तक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाए तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर प्रिज्म का मुख्य काट समबाहु त्रिभुज बोल दिया, समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं, सभी कोण जिसके बराबर होती है, तो सभी कोण चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें 3 कोण होते हैं, अगर तीनों को बराबर भागों में बांटना होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप 180 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 60 आ जाएगा। तो 60 ही क्या होता है हमारा, अगर समबाहु त्रिभुज बोल दे, उसका मुख्य काट अगर बोल दे समबाहु त्रिभुज है, तो प्रिज्म का कोण हमारा 60 डिग्री आ जाता है। इसे आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कर लें। यहाँ पर मैंने आपको प्रिज्म के बारे में डिनोट किया है। देखिए प्रिज्म होता क्या है, देखिए प्रिज्म का मैंने बताया था, ये एक त्रिभुज होता है, ये इसके एक पीछे त्रिभुज होता है, एक यहाँ पर इसके पीछे त्रिभुज होता है। यह अपवर्तक कोण, ये अपवर्तक पृष्ठ एक इधर होता है, ये हमारे यहाँ पर मिला तो ये हमारा एंगल हो गया। और मैंने बताया था कि आधार क्या होता है, आधार नीचे होता है। आप देख सकते हैं कि इसका आधार क्या है, आधार इसका नीचे है। उस समय आपको फिगर में ऐसे डिनोट किया गया था, उसमें आपका फिगर कुछ इस टाइप से था, कुछ ऐसे था, ये नहीं था, ये रेखा नहीं था, आपका प्रिज्म ऐसा डिनोट किया गया था, ऐसा था। तो ये आपको ये क्या दे रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा था, परंतु ये क्या होता है, ये नीचे का भाग होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रिज्म का आधार होता है। उस समय आपको सभी चीज़ें दिखाने के लिए ये इधर फलक होता है, ये इधर फलक होता है। अगर हम इस फिगर से दिखाते हैं तो ये फिगर इधर फलक हो गया, ये के एक हमारा इस साइड फलक हो गया। तो त्रिभुज, तो प्रिज्म हमारा क्या होता है, ऐसे रखा होता है। वहाँ पर हमने जो प्रिज्म दिखाया, इसको अगर आप स्ट्रेट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हमने बात किया था प्रकाश के किरणों का गुजरना। तो प्रिज्म को अगर आप यहाँ रख दें, ये प्रिज्म के सामने का भाग हो गया, ये हमारा एक पृष्ठ हो गया, एक हमारा इधर पृष्ठ है। तो अगर आप इधर से प्रकाश गुजारेंगे तो ये इधर से हमारा निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि प्रकाश हमारे कितने रंगों का बना होता है, 7 रंगों का। वो रंग कौन से होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आगे क्लास में हम इन सभी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म में आखिर इन ऐसे कलर, ऐसे रंग हमें क्यों दिखाई देते हैं। श्वेत प्रकाश को अगर आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो उसमें हमें 7 रंगें दिखाई देती है। तो मैंने तो अभी बताया था, अभी के लिए मैंने बताया था कि उसकी प्रकाश के आवागमन के लिए फलकों से क्या होता है, प्रिज्म की फलकों से प्रकाश का आवागमन होता है। अगर हम इधर से एक प्रकाश को ले आए तो ये हमारा प्रिज्म के इस फलक से निकल जाएगा, परंतु वो अपने 7 रंगों में बढ़ जाएगा। इसकी क्लास हम आगे क्लास में लेंगे, प्रिज्म का 7 रंगों में क्यों बढ़ता है, ऐसा कारण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए बस अब इतना जानिए कि प्रिज्म का फलक क्या होता है, प्रकाश के आवागमन का फलक होता है। तो आई होप आपको इन दोनों फिगर के द्वारा प्रिज्म के बाकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए प्रिज्म से जुड़ी एक और प्रिज्म से जुड़ी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं। हमने आयताकार कांच पर प्रकाश का अपवर्तन देखा, समतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन देखा। अब हम जान लेते हैं प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है।
तो इसके लिए हमने क्या लिया, प्रिज्म का मुख्य काट ले लिया ABC। ये हमारा क्या है, PQ क्या है हमारा, आपतित किरण। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है PQ क्या है, आपतित किरण है। ये प्रिज्म में गई और यहाँ से क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। QR क्या हो गया हमारा, अपवर्तित किरण। QR यहाँ अपवर्तित हुई और इसमें चूँकि हम जानते हैं कि एक सतह होता है, अगर हमारा एक सतह होता है तो एक बार अपवर्तन होता है, अगर दो सतह होता है तो इस पर भी होता है, फिर ये जो किरण अपवर्तित होती है फिर इसका अपवर्तन होता है, तब यह निर्गत होती है। आयताकार के स्लैब पर आपने देखा होगा, तो आपको यहाँ समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। हमने आयताकार कांच के स्लैब पर भी प्रकाश के अपवर्तन को बताया है, अच्छे से समझाया है। तो यहाँ से क्या हुई, ये QR क्या हो गया हमारा, अपवर्तित किरण हो गया, और ये अपवर्तित फिर इसका अपवर्तन होगा तो यहाँ से यह निर्गत हो जाएगी। तो RS क्या हो गया हमारा, निर्गत किरण हो गया। कोड A क्या है, प्रिज्म का कोड है, इसका हमने डिफिनेशन में पढ़ा। कोड I क्या है हमारा, आपतन कोड है। कोड R क्या है हमारा, अपवर्तन कोड है। कोड E क्या है हमारा, निर्गत कोड है। हमने बताया था कि निर्गत कोड को हम कोड E से डिनोट करते हैं। निर्गत कोड हमारा कैसे बनता है, आपतन कोड को आगे बढ़ाएंगे, सॉरी नहीं, निर्गत कोड ये हमारा, निर्गत कोड इस अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनता है निर्गत कोड। एक अभिलंब हो गया हमारा N डैश, सेकेंड अभिलंब हो गया M डैश। तो M डैश अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनने कोड को हम क्या कहते हैं, निर्गत कोड कहते हैं। ये डेल्टा क्या हो गया हमारा, डेल्टा हमारा हो गया विचलन कोड। तो विचलन कोड क्या होता है हमारा, आपतित किरण, ये जो हमारी आपतित किरण है इसको अगर हम आगे बढ़ा दें और निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ा दें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो इसी यहाँ पर हमें एक एंगल भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है। इसका नाम मान लीजिए आप G मान लीजिए, इसका हमने नाम G रख दिया। तो आपतित किरण को आगे हमने बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया। तो यहाँ पर देखा कि हमें क्या मिला, हमें एक एंगल मिला। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को हम विचलन कोण कहते हैं। अगर आपको विचलन कोण का डिफिनेशन पूछ दे तो आप लिख सकते हैं, आपतित किरण को आगे दिशा में बढ़ाने की और निर्गत किरण को पीछे की दिशा में बढ़ाने के बाद जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। जब एक इम्पोर्टेंट बात अब याद रखिएगा, प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। यानी कि जब भी प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक होगा। प्रिज्म का अपवर्तन कोण बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान भी बढ़ेगा। ये आप इम्पोर्टेंस में अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का हमारा क्लास। आई होप आपको प्रिज्म के बारे में सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमने आज प्रिज्म के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। हमने प्रिज्म से रिलेटिव सभी प्रकार के टॉपिक को क्लियर किया। अगर आपको प्रिज्म से रिलेटिव किसी भी प्रकार के टॉपिक में परेशानी हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।